नमस्कार दर्शकों, अब शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की बड़ी राजनीतिक खबर से। बेस्ट कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त ताकत को जबरदस्त झटका लगा। दोनों ठाकरे भाइयों के गठबंधन को यह करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस नतीजे के बाद अब उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। आदित्य ने इस हार को ज्यादा महत्व न देते हुए इसे एक ट्रायल बॉल करार दिया है। तो दर्शकों, आइए समझते हैं कि शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आखिर अपने बयान में क्या कहा है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने ये कहा है कि यह चुनाव एक ट्रायल बॉल था और खेला भी उसी तरह गया। प्लान में कुछ कमियां रही होगी जिन्हें सुधारा जाएगा और आने वाले समय में कुछ अंदरूनी फेरबदल किए जाएंगे। उन्होंने साफ किया है कि यह चुनाव एक विशिष्ट क्रेडिट सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे निकाय चुनाव से जोड़कर देखना पूरी तरह से सही नहीं होगा। ऐसे में दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले नगर निगम चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी देखने को मिलेगी। इस पर आदित्य ठाकरे ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता का झुकाव किस तरफ है, दोनों पार्टियों की ताकत कितनी है, यह सब दो भाई एक साथ आने पर आगामी निकाय चुनाव में पता चल ही जाएगा। यानी साफ है कि ठाकरे परिवार फिलहाल हार से निराश नहीं है, बल्कि इसे एक राजनीतिक प्रयोग मान रहा है जिसके जरिए भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। तो वही दर्शकों, दूसरी ओर देखा जाए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी इस हार पर बयान दिया है। राज ठाकरे ने इसे बहुत हल्के अंदाज में लेते हुए कहा है कि यह चुनाव परिणाम कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटी सी बात है। जब आदित्य ठाकरे से उनके चाचा राज ठाकरे की इस प्रतिक्रिया पर सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे ने मिलकर एक संयुक्त पैनल उतारा था, लेकिन यह गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सका। सभी 21 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वही शशांक राव के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी पैनल ने सबसे ज्यादा 14 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी साफ है कि ठाकरे भाइयों का यह गठबंधन इस चुनाव में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। ऐसे में दर्शकों, अब जरा आपको बताते हैं कि यह चुनाव इतना अहम क्यों था। बता दें कि बेस्ट यानी बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम, जो कि मुंबई नगर निगम की बिजली और परिवहन शाखा है, उस पर लंबे समय तक बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना का दबदबा रहा है। करीब 2 दशकों से ज्यादा समय तक बेस्ट में ठाकरे परिवार का प्रभाव बना रहा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। साल 2022 में बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम की एक एडमिनिस्ट्रेटर के अधीन कर दी गई। यानी राजनीतिक नियंत्रण काफी हद तक कम हो गया। ऐसे में राजनीतिक हलकों में माना जा रहा था कि बेस्ट चुनाव ठाकरे भाइयों की ताकत और गठबंधन की मजबूती का टेस्ट मैच साबित होगा, लेकिन नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहे। हालांकि आदित्य ठाकरे ने साफ कर दिया है कि इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है और असली परीक्षा आने वाले नगर निगम चुनाव में होगी। दरअसल दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई और महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनाव बेहद अहम माने जाते हैं। यहाँ करोड़ों रुपए का बजट और जनता से सीधा जुड़ा हुआ काम होता है। बीएमसी चुनाव में हार या जीत का असर सीधे तौर पर राज्य की राजनीति पर भी पड़ता है। ऐसे में दर्शकों, अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सच में एक साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में यह एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन बेस्ट चुनाव में मिली करारी हार ने जरूर इस गठबंधन की ताकत और सामंजस्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल नतीजा साफ है, बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में ठाकरे भाइयों को करारा झटका लगा है, लेकिन उद्धव और राज इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। एक और आदित्य ठाकरे इसे ट्रायल बॉल बता रहे हैं तो दूसरी ओर राज ठाकरे इसे छोटी सी बात करार दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में ठाकरे परिवार किस रणनीति के साथ उतरता है और क्या दोनों भाइयों का यह साथ विपक्ष के लिए चुनौती बनेगा या फिर यह गठबंधन सिर्फ एक ट्रायल बॉल बनकर ही रह जाएगा। तो यही थी हमारी खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए MDR न्यूज़। धन्यवाद। दर्शकों, आज की बड़ी खबर राजनीति और क्रिकेट दोनों से जुड़ी है। मुद्दा वही भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला एशिया कप मुकाबला और इसे लेकर शुरू हुई है सियासी जंग। दरअसल शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इस मैच का कड़ा विरोध किया है।
उन्होंने कहा है कि जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में हमारे जवान और आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, तब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना न सिर्फ गलत है बल्कि शहीदों के खून का अपमान भी है। संजय राउत ने अपने पत्र में लिखा है कि पहलगाम हमले के शहीदों के परिवारों के आंसू अब तक सूखे नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना अमानवीय और असंवेदनशील कदम होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल भी पूछा है कि जब आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का क्रिकेट खेल किस तरह से जायज ठहराया जा रहा है। राउत ने प्रधानमंत्री से सवाल किया है, क्या आपने उन माताओं बहनों की भावनाओं पर विचार किया है जिनके पति और बेटे आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बने? क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर हम उनकी पीड़ा को भूल सकते हैं? लेकिन दर्शकों, संजय राउत के इस विरोध पर राजनीति और भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने संजय राउत पर पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। नितेश राणे ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस राष्ट्रभक्त लोगों का संगठन है। हमें संजय राउत जैसे लोगों से राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाना हमें आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को कई बार उसकी औकात दिखाई गई है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, क्रिकेट का मैदान हो या युद्ध का मैदान, पाकिस्तान जानता है कि उसका बाप कौन है। यही नहीं, नितेश राणे ने संजय राउत पर सीधा सवाल भी दागा। उन्होंने पूछा है कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान संजय राउत किस तरफ रहेंगे। हम तो इंडिया का समर्थन करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि राउत बुर्का पहनकर स्टेडियम में जय पाकिस्तान बोलते नजर आए। ऐसे में दर्शकों, साफ है संजय राउत के पत्र से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ राउत कह रहे हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना शहीदों के अपमान जैसा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रवाद का पाठ उन्हें न पढ़ाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे विवाद के पीछे सच क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशभक्ति पर सवाल खड़े करता है या फिर ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है? गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हर क्रिकेट मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि भावनाओं की जंग बन जाता है। लाखों दर्शक टीवी स्क्रीन से चिपक जाते हैं और मैदान में माहौल किसी युद्ध से कम नहीं दिखता। लेकिन जब देश की सीमाओं पर आतंकवाद का साया मंडरा रहा हो, तब ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि क्या क्रिकेट से रिश्ते सामान्य हो सकते हैं? संजय राउत का कहना है कि क्रिकेट के बहाने पाकिस्तान को संदेश जाएगा कि भारत उसके आतंकी कृत्यों को नज़रअंदाज कर रहा है, जबकि बीजेपी और उसके नेता मानते हैं कि खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए और पाकिस्तान को उसके औकात दिखाने के लिए भारत के खिलाड़ी ही काफ़ी है। तो वही दर्शकों, केंद्र सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार को घेरने में जुटी है। सवाल यही है, क्या खेल कूटनीति से बड़ा होता है? क्या शहीदों की शहादत का दर्द क्रिकेट से दबाया जा सकता है? और क्या भारत पाकिस्तान के बीच हर मैच सिर्फ बैट और बॉल की लड़ाई रह जाता है या फिर ये हमारे राष्ट्रीय गर्व और भावनाओं की जंग बन जाती है? फिलहाल इतना तय है कि एशिया कप के इस मैच से पहले ही मैदान के बाहर राजनीतिक पिच पर बड़ी भिड़न शुरू हो चुकी है। एक तरफ संजय राउत है जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना शहीदों के परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, तो वही दूसरी तरफ नितेश राणे और बीजेपी के नेता जो इसे महज बयानबाजी मान रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब देने की ताकत सिर्फ मोदी सरकार के पास है। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और भारत पाकिस्तान का यह क्रिकेट मैच वास्तव में खेल के मैदान तक सीमित रहेगा या फिर राजनीति और राष्ट्रवाद की पीछ पर भी इसकी गूंज सुनाई देगी। फिलहाल इस बड़े राजनीतिक टकराव पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए MDR न्यूज़। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज़। बड़ी खबर बिहार से जुड़ी है और सीधे लोकतंत्र की जड़ से जुड़ी है। मतदाता सूची में गड़बड़ियों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए बेहद अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होनी चाहिए ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस ने भी शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि लोकतंत्र को चुनाव आयोग के क्रूर हमले से सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया है। तो ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। दरअसल दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया चल रही थी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि लाखों मतदाताओं के नाम बिना कारण बताए हटा दिए गए। इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं उनके कारण स्पष्ट तौर पर बताए जाए। साथ ही आधार कार्ड को एक वैध पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार करने का भी आदेश दिया गया था। लेकिन आरोप ये है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को इतना पेचीदा बना दिया कि आम मतदाता को समझना ही मुश्किल हो गया कि आखिर उसका नाम क्यों हटाया गया। और शुक्रवार 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयोग को सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होनी चाहिए। हटाए गए मतदाताओं की सूची कारण सहित प्रकाशित की जानी चाहिए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में शामिल कर सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता को बढ़ाना होगा। ऐसे में दर्शकों, अब चलते हैं कांग्रेस के तीखे बयान की तरफ। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को चुनाव आयोग की मनमानी से बचा लिया है। चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब और बदनाम हो चुका है। अब आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मानना ही होगा। इसे चुनाव आयोग अनदेखा नहीं कर सकता। जयराम रमेश ने आगे आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि आयोग का पूरा रवैया अब तक मतदाताओं के हितों के खिलाफ रहा है। उन्होंने कहा कि ईसी का फैसला बाधा डालने वाला था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुधारकर मतदाताओं के पक्ष में कर दिया है। यानी साफ है, कांग्रेस इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बता रही है और चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अब बिहार के मतदाता बेझिझक वोट डाल पाएंगे? क्या नाम कटने की शिकायतें खत्म हो पाएगी? और क्या चुनाव आयोग अपनी छवि बचा पाएगा, या फिर कांग्रेस के आरोप उसके गले की हड्डी साबित होंगे? ऐसे में दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब नजरें चुनाव आयोग पर है। उसे ये साबित करना होगा कि मतदाता सूची से जुड़े फैसले किसी पार्टी या किसी हित में नहीं, बल्कि सिर्फ लोकतंत्र के हित में है। और आने वाले बिहार चुनाव से पहले ये मामला और गरमाने वाला है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश विदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए MDR न्यूज़ के साथ। लोकसभा में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर देश की राजनीति में बवाल मच गया है। इस बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में फंसता है और गिरफ्तार होता है तो उसे पद से हटाना अनिवार्य होगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम बता दिया है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि शनिवार को शिवसेना UBT के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और ईमानदारी राजनीति का अहम हिस्सा होना चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार इस बिल को आगे बढ़ा रही है, उसका मकसद विपक्ष को कमजोर करना और लोकतंत्र को खत्म करना है। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रियंका ने ANI से बातचीत में कहा, सभी चाहते हैं कि राजनीति साफ सुथरी हो और नेता भ्रष्टाचार से दूर रहे, लेकिन सरकार 2014 में किए गए अपने वादे न खाऊंगा और न खाने दूंगा पर बुरी तरह से विफल रही है। भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षी नेताओं को जेल में डालना और ED, CBI, आयकर विभाग जैसी एजेंसियों को BJP मुख्यालय से चलाना, यह सरकार की असलियत को दिखाता है। अब इस नए बिल के जरिए विपक्षी नेताओं को सत्ता से हटाने और उनकी पार्टियों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। दर्शकों, प्रियंका चतुर्वेदी यही नहीं रुकी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम JP नड्डा के उस बयान से मेल खाता है जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वन नेशन वन पार्टी की बात कही थी। उन्होंने कहा कि सरकार या तो चुनाव आयोग के जरिए या फिर इस तरह के कानून बनाकर विपक्ष को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। बता दें कि शिवसेना UBT के सांसद ने दावा किया है कि भाजपा का लक्ष्य पूरे देश में विपक्ष का सफाया करना है। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल कानून बनता है तो किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री या मंत्री को केवल गिरफ्तारी के आधार पर पद से हटाया जा सकेगा, चाहे मामला राजनीतिक बदले की भावना से ही क्यों न दर्ज किया गया हो। इससे जनता के अधिकार और उनके वोट की ताकत कमजोर हो जाएगी। शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी कहा है कि यह जनता तय करती है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। किसी भी कानून से उस विश्वास को कमजोर करने का अधिकार किसी सरकार को नहीं होना चाहिए। यह बिल लोकतंत्र की जड़ें काटने वाला कदम है और हम इसे JPC में कड़ा विरोध करेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ शब्दों में कहा है कि जनता का भरोसा पहले ही सरकार से उठ चुका है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। ऐसे में यह विधेयक साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है ताकि जनता की आवाज़ दबाई जा सके। उन्होंने कहा है कि इस बिल का उद्देश्य भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना है। यह संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और अगर जनता किसी नेता को चुनती है
तो उसे हटाने का अधिकार केवल जनता को है, किसी एजेंसी को नहीं। तो दर्शकों, फिलहाल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में चुनौती देने का ऐलान किया है। विपक्ष का कहना है कि संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस होगी और अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी संघर्ष किया जाएगा। देखा जाए तो कुल मिलाकर 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। एक और सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का कानून बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दे रही है। आने वाले दिनों में संसद में इस पर जबरदस्त बहस देखने को मिल सकती है और देश की राजनीति में यह विधेयक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो दर्शकों, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस विधेयक पर संसद में क्या कुछ होता है और अगर यह विधेयक कानून में बदल जाता है तो विपक्ष इसको कैसे चुनौती देता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त क्रिकेट से ज्यादा राजनीति गरमा रही है। वजह है एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच और उस पर उठी सियासी तलवारें। दर्शकों, आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान से मुकाबले को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि जब हमारे जवान सीमा पर शहीद हो रहे हैं, जब पहलगाम जैसे आतंकी हमलों में निर्दोष मारे जा रहे हैं, तब आखिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह और उनके बेटे जय शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जय शाह, जो आईसीसी के अहम पद पर है, उनके इशारे पर भारत पाकिस्तान मैच को हरी झंडी दिखाई गई। उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। रक्षा मंत्री का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो फिर क्रिकेट में पाकिस्तान से खेलना कैसे सही हो गया? क्या शहीदों का खून भूल गए? इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि देश में लोग कबूतर, कुत्ते और यहाँ तक कि हाथियों के लिए भी सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन जब पहलगाम हमले में मासूम मारे गए तब किसी को सहानुभूति जताने की फुर्सत नहीं मिली। ऐसा कहते हुए उद्धव ठाकरे ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। ऐसे में दर्शकों, अब आते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर। उद्धव के वार पर फडणवीस ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। सीएम फडणवीस ने कहा है कि देश और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही फैसले लिए जाते हैं, लेकिन कुछ नेता सिर्फ राजनीति में भावनाओं का खेल खेलना जानते हैं। फडणवीस ने आगे तंज कसते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे पहले खुद आईना देखे, क्योंकि जावेद मियांदाद को खाने पर बुलाने वाले वही थे। यानी इशारा साफ था कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर जब सवाल उठेगा तो ठाकरे परिवार भी पुराने आरोपों से बच नहीं पाएगा। तो वही दर्शकों, इसी बीच एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले का मटन बयान भी चर्चाओं में रहा। जब फडणवीस से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, इसका जवाब वारकरी ही देंगे। यानी फडणवीस ने सीधे कुछ कहे बिना बॉल वारकरी समाज के पाले में डाल दी। लेकिन दर्शकों, हमला यही तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी विधायक राम कदम ने भी उद्धव ठाकरे को जमकर घेरा। राम कदम बोले, पाकिस्तान खिलाड़ियों को अपने घर मटन खिलाने वाले उद्धव ठाकरे आज ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जिस दिन देश उनका मजाक उड़ाएगा वो दिन दूर नहीं। ऐसे में दर्शकों, स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे के बयान ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी अब इसे राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ रही है और ठाकरे को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। अब दर्शकों, सवाल यही है कि ये विवाद सिर्फ क्रिकेट तक सीमित है या फिर महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति को भी गहरे तक प्रभावित करेगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का बयान उनकी आक्रामक राजनीति की ओर वापसी है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को भावनाओं से जोड़कर जनता तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने गर्मी बढ़ा दी है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि उद्धव ने बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना हमारे शहीदों का अपमान है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग बीजेपी के पक्ष में खड़े दिखे और कहने लगे कि देश की विदेश नीति और खेल को अलग अलग रखना ही बेहतर रहेगा। तो दर्शकों, साफ है, एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला अब सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं रह गया है, ये राजनीतिक जंग का मैदान बन चुका है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे है जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी जो ठाकरे पर पलटवार करते हुए उन्हें ही पुराने रिश्तों की याद दिला रहे हैं। फिलहाल जनता देख रही है, सुन रही है और अपने अपने हिसाब से राय बना रही है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में ये विवाद और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि क्रिकेट, राजनीति और राष्ट्रवाद तीनों को मिलाकर जो मसाला बनता है वो भारतीय राजनीति में हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।
दर्शकों, आज की बड़ी राजनीतिक खबर। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सीधा हमला। राउत ने अपने पार्टी के मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखते हुए मोदी सरकार, चुनाव आयोग और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि मोदी शाह की जोड़ी चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष को कमजोर करने में लगी है। दर्शकों, संजय राउत ने लिखा है कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है और आज देश को एक बार फिर से टीएन शेषन जैसे सख्त और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की जरूरत है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी का पक्ष लेने का गंभीर आरोप लगाया है। राउत ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। दर्शकों, अब बात करते हैं बिहार की, जहां मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण हो रहा है। राउत के मुताबिक इस प्रक्रिया में अब तक करीब 1 करोड़ 14 लाख वोट हटा दिए गए हैं। ग्रामीण गरीबों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होने के बावजूद उन्हें मान्यता नहीं मिल रही, बल्कि उनसे माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। सवाल उठता है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में ऐसे दस्तावेज आखिर कहां से आएंगे। विपक्ष का कहना है कि यह सब मताधिकार खत्म करने की सोची समझी साजिश है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि ठाकुर ने हाल ही में आरोप लगाया था कि वायनाड, इटावा और रायबरेली में फर्जी वोटों की मदद से जीत हासिल की गई। इस पर संजय राउत का सवाल है, जब अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया तो चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा क्यों नहीं मांगा, जबकि राहुल गांधी से तो लिखित सबूत मांगे गए। क्या यही निष्पक्षता है? बता दें कि सिर्फ शिवसेना ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। सपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी ने 18,000 हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे, लेकिन आयोग ने उन पर ध्यान नहीं दिया। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद 60 लाख वोटों की वृद्धि का वीडियो फुटेज भी विपक्ष ने आयोग को दिया, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। यहाँ तक कि न्यायालय भी चुप्पी साधे बैठा है। ऐसे में दर्शकों, अब संजय राउत ने अपने संपादकीय में बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भस्मासुर बना दिया है, जो अब लोकतंत्र को निगल रहे हैं। उनका कहना है कि जिलों में अधिकारियों की तैनाती भी 2027 के यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है, यानी वोट काटने और विपक्ष को कमजोर करने की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। तो वही दर्शकों, संजय राउत ने टीएन शेषन के दौरे की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा है कि जब शेषन चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने कड़े चुनाव सुधार किए और निष्पक्षता से काम किया, लेकिन आज वही नियम सिर्फ विपक्ष पर लागू हो रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष खुलेआम मनमानी कर रहा है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा है कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वोट चोरी अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और यह मामला आगे और तूल पकड़ सकता है। उनका कहना है कि जब तक विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग नहीं आता, तब तक इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है, क्या वास्तव में चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता खो रहा है? क्या मतदाता सूचियों से नाम काटकर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करके और सत्ता पक्ष के नेताओं को छूट देकर लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है, या फिर यह सब विपक्ष का राजनीतिक एजेंडा है? दर्शकों, लोकतंत्र की नींव चुनाव की प्रक्रिया है। अगर यही प्रक्रिया विवादों में घिरी जाएगी तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा? और यही भरोसा आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बरकरार है, चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहरी है या फिर सत्ता का प्रवक्ता बनता जा रहा है? अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि विपक्ष महाभियोग लाता है या नहीं, और आने वाले चुनाव में यह मुद्दा किस तरह उभर कर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़। नमस्कार दर्शकों, आज महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी विधायक अतुल भोसले ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कूद पड़े हैं। फडणवीस ने सवाल उठाते हुए कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी विधायक अतुल बाबा भोसले जो साक्ष्य लेकर आए हैं वो बेहद गंभीर है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस पूरे मामले से यह बात सामने आती है कि वोट चोरी का ठेका राहुल गांधी ने ही ले रखा है। फडणवीस ने सीधा सवाल दागते हुए कहा है कि असली वोट चोर कौन है, ये अब सामने आ गया है और अब इसका जवाब राहुल गांधी को देना ही पड़ेगा।
दर्शकों, तो चलिए आखिर समझते हैं कि ये मामला क्या है। दरअसल बीजेपी विधायक अतुल भोसले का दावा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और उनके परिवार ने मतदान प्रक्रिया में धांधली की है। भोसले ने आरोप लगाया कि चव्हाण परिवार के 9 सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दो बार दर्ज है, यानी एक ही मतदाता का नाम अलग अलग जगहों पर मौजूद है। भोसले के मुताबिक यह सीधा चुनावी धांधली का मामला है और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठता है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही इसी कड़ी में कराड़ बीजेपी अध्यक्ष धनंजय पाटिल ने भी कांग्रेस और पृथ्वीराज चव्हाण पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन जब हमने खुद सर्वे किया तो पाया कि सबसे बड़ी गड़बड़ी तो चव्हाण साहब के ही घर में हो रही है। धनंजय पाटिल का आरोप है कि चव्हाण के घर पर करीब 15 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन उनमें से कई लोग उस घर में रहते ही नहीं हैं। इसके बावजूद उनके नाम मतदाता सूची में डलवाए गए हैं। पाटिल ने और भी गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि पृथ्वीराज चव्हाण के करीबी रिश्तेदारों के नाम सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि पास के मलकापुर गांव की वोटर लिस्ट में भी दर्ज है। चव्हाण के भतीजे इंद्रेश चव्हाण और उनकी पत्नी का नाम तो 2 विधानसभा क्षेत्रों की 3 जगहों पर दर्ज मिला है। ये बेहद चौंकाने वाली और गैर कानूनी बात है। दर्शकों, धनंजय पाटिल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि 2014, 2019 और 2024 इन तीनों विधानसभा चुनाव में यह गड़बड़ी की गई है। उनका आरोप है कि चव्हाण के रिश्तेदारों ने इन चुनाव में 1 से ज़्यादा बार मतदान किया है। ऐसे में अब दर्शकों, अब बीजेपी का ये कहना है कि जो पार्टी खुद वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों की दुहाई दे रही थी, वही इस तरह की दोहरी वोटिंग में शामिल है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यह पूरा खेल सुनियोजित तरीके से खेला गया और वर्षों से चलता आ रहा है। ऐसे में दर्शकों, अब महाराष्ट्र सहित पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जाहिर है, इन आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से सीधा जवाब मांगा है। वही बीजेपी कार्यकर्ता इस मामले को जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि इन गंभीर आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई दी जाती है। क्या पृथ्वीराज चव्हाण इन दावों को खारिज करेंगे या फिर कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश करार देगी। लेकिन सच यही है कि इस वक्त बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत चुनाव है और अगर वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ी हुई है तो यह लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाली बात है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में यह वोटर लिस्ट विवाद बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ बीजेपी नेता इसे कांग्रेस का दोहरा चेहरा बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अब तक कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है। आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराएगा या ठंडा पड़ेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।